नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, और यह है पॉलिटिकल साइंस विषय का या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और जो आज का हमारा व्याख्यान का विषय है वह है ब्रिटिश मंत्रिमंडल या कैबिनेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन को या इंग्लैंड को मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का मातृ देश या जनक देश कहा जाता है। और अन्य देशों ने मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया है। ठीक है, तो जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था जो होती है मंत्रिमंडलात्मक, उसका मातृदेश ब्रिटेन है या इंग्लैंड है, और अन्य देशों ने इसे ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। क्योंकि हम लोग इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार संक्षेप में हम ये देख लेते हैं कि ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, जो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जो पहली विशेषता है, सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। हम लोग इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट जो है वह औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान है और मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। इसी कारण यहाँ पर कहा गया है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। दूसरी जो विशेषता है वह है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, अर्थात संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध। जो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था होती है उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। चौथी विशेषता है गोपनीयता का सिद्धांत, अर्थात जो मंत्रिमंडल की कार्यवाही होती है वह गोपनीय होती है। पांचवी विशेषता है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है वह एक ही राजनीतिक दल में से बनता है, उस राजनीतिक दल में से जिसे लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है। और जो छठी विशेषता है वह है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ठीक है, ये जो मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का क्या महत्व है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का क्या महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है। जो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था या सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है, ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। और दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं करता। सत्ता का वास्तविक प्रयोग वास्तविक प्रधान द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि औपचारिक प्रधान कौन है और वास्तविक प्रधान कौन है। ब्रिटेन में सम्राट जो है वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और जो कैबिनेट है वह कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है, अर्थात जो सत्ता की सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वह कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध कानूनवेत्ता या विधिवेत्ता हैं डाइसी। वे कहते हैं, यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। तो क्या कथन है उनका कि शासन का जो प्रत्येक कार्य है वह सम्राट के नाम पर किया जाता है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कैबिनेट में निहित है।
समझ में आया आप लोगों को? हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संविधान के विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे एक विचारक हैं बैजहोट, वो क्या कहते हैं? कैबिनेट क्या है? कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। ठीक है, तो कैबिनेट क्या करता है? एक हाइफन है, एक बक्सुआ है जो किनको जोड़ता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ता है या दोनों को मिलाता है, ऐसा बैजहोट का कहना है। फिर दूसरे विचारक जो हैं रैमजे म्योर, वो क्या कहते हैं? कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। कैबिनेट क्या है? राज्य रूपी जहाज जो होता है उसका परिचालक चक्र है। इसी प्रकार सर जॉन मैरियट कहते हैं कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। तो इस प्रकार बैजहोट, रैमजे म्योर, सर जॉन मैरियट के द्वारा कैबिनेट के महत्व को बताने के लिए अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है, अर्थात शक्तिशाली होती जा रही है। यह प्रवृत्ति लगभग सभी देशों में आपको दिखाई देती है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्णतया एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है। ब्रिटेन, जैसा कि आपको पता है, वहां का संविधान परंपराओं पर आधारित है, अभिसमयों पर आधारित है। तो परंपराओं के कारण सम्राट क्या रह गया है? मात्र औपचारिक प्रधान। और व्यवहारिक प्रवृत्तियों के कारण संसद की शक्तियों का ह्रास होता जा रहा है। ठीक है, तो सम्राट तो औपचारिक प्रधान रह गया और जो व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उनके कारण संसद की शक्तियों का ह्रास हो रहा है, वो कम हो रही हैं शक्तियां। और कौन शक्तिशाली हो रही है? कैबिनेट है जो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल से क्या तात्पर्य है। मंत्रिमंडल का आशय अर्थात मंत्रिमंडल का अर्थ उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिमंडल क्या है? एक राजनीतिक समिति का नाम है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को, अर्थात जिस दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। समझ में आई आपको बात? सम्राट लोक सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करता है या उसे प्रदान किया जाता है। और प्रधानमंत्री क्या करता है? सिद्धांत रूप में तो वह संसद सदस्यों में से जिसमें सभी संसद सदस्य शामिल होते हैं, और लेकिन व्यवहार में अपने ही राजनीतिक दल के, मतलब उन संसद सदस्यों में से जो उस बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित है, अपने सहयोगियों का अर्थात मंत्रियों का चुनाव करता है। मुनरो कहते हैं मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, तो मुनरो ने मंत्रिमंडल के बारे में यह बात कही है कि मंत्रिमंडल क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैबिनेट या मंत्रिमंडल से क्या अभिप्राय है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से होता है। तो मंत्रिमंडल के जो गठन की प्रक्रिया है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन में एक सुस्थापित परंपरा है जिसके अनुसार सम्राट जो है लोक सदन के बहुमत
के नेता को, अर्थात लोक सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः आमंत्रित करता है। सामान्यतया इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई स्थान नहीं है। सम्राट द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो लोक सदन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होता है। इस संबंध में वह अपनी इच्छा या विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन जब विशेष परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री अचानक या अकस्मात अपना त्यागपत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो इन परिस्थितियों में सम्राट जो है प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अब बात आती है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की। तो सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर अन्य मंत्रियों की, यानी मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नवीन सरकार के निर्माण का निमंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उन नामों की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है। सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके लिए क्या अनिवार्य है कि वे संसद के सदस्य हों, या तो लोक सभा के सदस्य हों या लोक सदन के सदस्य हों। परंपरा के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है, उसे केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। यदि इसी बीच वह उसे लॉर्ड सभा की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाता है, या वह किसी उपचुनाव में जीतकर संसद का सदस्य बन जाता है, तो वह मंत्री बना रह सकता है। लेकिन यदि वह न तो लॉर्ड सभा का सदस्य बनता है न वह किसी उपचुनाव में जीत कर आता है, तो उसकी सदस्यता, उसका जो मंत्री पद है वह 6 माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। मंत्रिमंडल में सामान्यतः दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, अर्थात जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं या जो मंत्री होते हैं वे दोनों ही सदनों से लिए जाते हैं। सामान्यतया प्रत्येक कैबिनेट में, यानी कैबिनेट या मंत्रिमंडल में 4 मंत्री लॉर्ड सभा से लिए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार की वहां कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, फिर भी 4 मंत्री लॉर्ड सभा से लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है। जब प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चुनाव करता है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना होता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना और उनमें विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है, उनके स्तर का निर्धारण करता है और उनमें विभागों का वितरण करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण हो चुकने के बाद भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर, यह वह स्थिति है जब किसी राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब संयुक्त मंत्रिमंडल या संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है और युद्ध काल में मंत्रिमंडल की एक आंतरिक समिति का गठन किया जा सकता है, जिसे युद्ध मंत्रिमंडल
कहा जाता है, ऐसा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। तो ब्रिटेन में किस चीज की व्यवस्था है? संयुक्त मंत्रिमंडल, संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल और एक युद्ध मंत्रिमंडल, जो कि एक मंत्रिमंडल की आंतरिक समिति होती है जो युद्ध काल में जिसका गठन किया जाता है। ठीक है, ये 1937 का जो सम्राट के मंत्री परिनियम है उनके अनुसार मंत्रिमंडल में जो पद होते हैं उनकी सूची आपको यहां पर दी गई है। आप इनका अवलोकन करें एक बार कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से पद होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब यह जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल सामान्यतः हमको एक ही संस्था मान लेते हैं। हम यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में मूलतः क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सामान्यतः लोग मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, इन दोनों में अंतर होता है। प्रोफेसर ऑक कहते हैं मंत्री परिषद एक वृहद संस्था होती है, अर्थात एक बड़ी संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और वे तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन मंत्रिमंडल क्या है, इस बारे में रैमजी और कहते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन और प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो हम मंत्रिमंडल को क्या कह सकते हैं? मंत्री परिषद रूपी वृहद चक्र, बड़े चक्र का आंतरिक चक्र, जो हमने आपको एक डायग्राम के रूप में दिखाया है। जो ब्लू कलर में हम जो आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है वो मंत्री परिषद है और मंत्रिमंडल उसका एक आंतरिक चक्र है। ठीक है, तो हम इन दोनों में भेद देख लेते हैं। सबसे पहला जो भेद है वह आकार संबंधी भेद है। मंत्रिमंडल का जो आकार होता है वह मंत्री परिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्री परिषद में 70 से लेके 90 तक सदस्य हो सकते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से लेकर 22 के बीच होती है। तो एक तो आकार संबंधी अंतर इन दोनों में होता है। दूसरा है पद संबंधी भेद। हम ये देख लेते हैं, जो ये महत्वपूर्ण अंतर जो है वह पद संबंधी है। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को भी बताया था कि समस्त राजनीतिक कार्यपालिका जो है वह मंत्री परिषद के नाम से जानी जाती है, और मंत्री परिषद में कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं। अब देख लेते हैं कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं ब्रिटेन में। पहला है मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, जिन्हें कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं, और ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री। दूसरे हैं मंत्रिमंडलीय स्तर के वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते, वरन मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की जानी हो, विचार किया जाना हो। ठीक है, तीसरा है अन्य मंत्री, चौथा है राज्य मंत्री, पांचवा है संसदीय उपसचिव, छठा है जूनियर लॉर्ड और सातवां है संसदीय निजी सचिव। इस प्रकार मंत्री परिषद के अंतर्गत ये विभिन्न वर्गों के विभिन्न श्रेणियों के सदस्य होते हैं। अब बात आती है मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य अर्थात मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मंत्रिमंडल का जो प्रत्येक सदस्य होता है वह मंत्री परिषद का सदस्य तो होता है, लेकिन मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अंतर है वेतन संबंधी अंतर, अर्थात इनमें जो इनके जो वेतन होते हैं इनमें भी अंतर पाया जाता है। कैबिनेट सदस्यों को
मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य मंत्रियों का वेतन मंत्रिमंडल के सदस्यों की तुलना में लगभग 50% होता है, यानी उनका आधा होता है, और कैबिनेट सदस्यों को अधिक वेतन प्राप्त होता है। अब चौथा अंतर है कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। इसको हम देख लेते हैं। कार्य और शक्ति की दृष्टि से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम शक्ति की बात करें और कार्य की बात करें तो इस दृष्टि से जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य होते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि मंत्री परिषद के सदस्य जो होते हैं, अन्य सदस्य जो होते हैं, वे कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतया विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है और उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है, जबकि मंत्री परिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता। ठीक है, तो कार्य और शक्ति के संबंध में भी इनमें अंतर है। कार्य और शक्ति की दृष्टि से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं मंत्री परिषद के सदस्यों की तुलना में। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं निष्कर्ष रूप में। इन ऊपर जो हमने भेद बताए हैं, जो चर्चा की है, इनके बावजूद दोनों मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं, और जब प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तब न केवल मंत्रिमंडल अपितु समस्त मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाता है, और जब लोक सदन द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाता है तब संपूर्ण मंत्री परिषद को ही त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, यह है हमारा टॉपिक, आगे भी जारी रहेगा। इसको हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।